हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना नाइलेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन STA 2017। अगर किसी ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। हम करने जा रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 हमें क्या बोलता है, द डिमेरिट्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन आर। डिमेरिट्स क्या होते हैं फ्रेगमेंटेशन के। यहाँ पे कुछ बात हो रही है नेटवर्किंग में फ्रेगमेंटेशन की। देखिए नेटवर्किंग में फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है। देखिए, सपोज़ करिए आप यूज़र हैं, आपको एक मूवी सेंड करनी है और मूवी कितनी है, 1 GB की है। ठीक है, 1 GB की मूवी है। अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर सेंड करना है नेटवर्क के अंदर, तो आपको करना क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपको A to B आप डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते हैं। A to B आप डायरेक्ट सेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं होती है A से B तक में। तो करना क्या हम लोग जब भी सेंड करते हैं तो कंप्यूटर हमारा नेटवर्क की जो IP हमारी TCP IP जो पॉलिसी है वो क्या करती है, हमारा जो डेटा है उसको क्या करती है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करती है। छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, MTU। जिसको हम लोग कहते हैं MTU। जिसको हम लोग कहते हैं MTU 1 2 3। सपोज़ करिए छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेंगे। 250 MB, 250 MB, 250 MB, 250, 250, जिनको हम लोग कहते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांजिटेबल यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। अब देखिए, ज़रूरत ये पड़ती है क्योंकि हम लोग कोई डेडिकेटेड लाइन तो खरीदे नहीं है कि A to B डायरेक्ट हम लोग सेंड कर पाएँ। तो होता क्या है कि बहुत सारे बीच में क्या होते हैं, नेटवर्क के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे क्या होते हैं, राउटर्स लगे होते हैं, जहाँ से ये पूरा हमारा जो डेटा है ट्रैवल करते हुए जाता है। ठीक है, सपोज़ करिए ये R1 है, राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है, राउटर 5 है, राउटर 6 है, राउटर 7 है, राउटर 8 है, राउटर 9 है। बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं। अब हमारे MTU एक बार में देखिए 1 by 1 सीक्वेंस में नहीं जाता है। कुछ एक MTU जाएगा इस साइड, ये MTU 1, ये MTU 2, MTU 3, MTU 4 है। ठीक है, वो कभी इधर जाएगा, एक MTU इधर चला जाएगा, एक MTU कहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, और सबके के साथ क्या लगे होंगे, कोई ना कोई ऑफसेट लगे हुए होंगे। ठीक है, जो कि हमको ये बताएगा कि हमको कहाँ कहाँ लेकर जाना है B तक। ठीक है, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कि कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मतलब रैंडमली वो हर राउटर से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, हर राउटर से होते हुए गुजरेगा, एक बार में पूरे सीक्वेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, मान लीजिए MTU 1, MTU 2, MTU 3, ठीक है, MTU 4, MTU 1, MTU 2, MTU 3, MTU 4, ऐसे करते हुए जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा पैकेट था। बहुत बड़ा पैकेट क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं MTU। ठीक, जिनको हम लोग कहते हैं MTU, और वो धीरे 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 उनके हर MTU के साथ कुछ ऑफसेट्स होते हैं जो उनको ये बताते हैं कि कहाँ जाके उनको मिलना है। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैगमेंट करते हैं। इसमें क्या डिमेरिट्स आ रही हैं, अब इसमें डिमेरिट्स क्या आती हैं कि इसकी और भी एक वजह ये भी है कि देखिए हर लाइन वायर क्या होता है कि हर सेम कैपेसिटी का नहीं होता। सपोज़ करिए यहाँ से यहाँ तक जो भी वायर लगा हुआ है या जो भी मीडियम है वो सेम कैपेसिटी का नहीं है कि जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी कैपेसिटी ज़रूरी नहीं है वो सेम इसकी कैपेसिटी हो। सबकी कैपेसिटी हर मीडियम के बीच में, दो राउटर्स के बीच में ज़रूरी नहीं है कि सेम कैपेसिटी का लगा हो मीडियम। ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अपने फ्रैगमेंट्स को क्या कर देता है, मतलब जो हमारी डेटा यूनिट है, ये टोटल डेटा यूनिट है, वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं। हाँ, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, MTU 1, MTU 2, MTU 3, MTU, बेसिकली MTU कहते हैं, मैक्सिमम ट्रांजिटेबल यूनिट। फिर तो इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान ये है, डिमेरिट्स पूछ रहा है हमसे, देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई राउटिंग। एक पैकेट इधर गया, एक पैकेट इधर गया, एक 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 इधर गया, ऐसे करते करते बहुत सारे राउटर्स के बीच से होते हुए जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको डिमेरिट ये पता चला कि हमको एक डायरेक्ट, हम अपने जहां हमको भेजना था B पॉइंट पे, तो डायरेक्ट ना जाके बहुत सारे राउटर के रास्ते पाथ से गुजरता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है राउटिंग। तो पहला पॉइंट तो हमको ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स राउटिंग होती है, या कॉम्प्लेक्स राउटिंग कहिए राउटर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स राउटिंग हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ओपन टू डॉस अटैक।
यस ऑफ कोर्स ओपन टू डॉस अटैक भी हो जाता है। देखिए डॉस अटैक क्या होता है कि जो भी इंट्रूडर होता है वो क्या करता है, जिस भी टारगेट मशीन को हैक करने की कोशिश करता है उसमें क्या करता है, फेक पैकेट्स खूब सारे नेटवर्क के अंदर क्या करता है, खूब सारे फेक स्पूरियस पैकेट्स को सेंड करता है, स्पूरियस पैकेट्स को, ठीक है, खूब सारे स्पूरियस पैकेट्स को सेंड करता है। और डिफरेंट पैकेट क्या होता है, बहुत बड़ा डेटा यूनिट भेजता है इसको क्या करने के लिए, शट डाउन करने के लिए या इनएक्सेसिबल बनाने के लिए, हाँ, या हैक करने के लिए भी कह सकते हैं। हाँ, खूब सारे स्पूरियस डेटास भेजता है और वो डेटास क्या हो जाते हैं, फ्रैगमेंट से स्प्लिट हो जाते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स पे, और वो खूब सारे डाटा क्या करते हैं यहाँ से होते हुए क्या करता है, इसको पहुँचाता है, इस कंप्यूटर पे पहुँच जाता है, ठीक है, और क्या करता है, इसको शट डाउन कर देता है या इनएक्सेसिबल बना देता है, ठीक है, इनएक्सेसिबल बना देता है। तो ये इजी हो जाता है किसके लिए, इंट्रूडर के लिए या हैकर या क्रैकर के लिए, कि आसानी से ये क्या करे, इसको हैक कर सके या क्या कहते हैं इसमें इस सिस्टम को शट डाउन कर सके, तो उसके लिए इजी हो जाता है ये चीज़ करना। तो भाई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसे कहते हैं डॉस अटैक। किस काम में आता है, खूब सारे पैकेट्स को एक सिस्टम में क्या करता है, भेजता है, जिससे कि क्या क्या हो जाता है, सिस्टम शट डाउन की स्थिति में चला जाता है या बंद हो जाता है या क्या होता है, हैक हो जाता है। तो इसलिए भी वो काम में लाया जाता है। तो ये ओपन टू डॉस अटैक भी हो जाता है। सेकंड पॉइंट, ओपन टू डॉस अटैक। भाई ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा है ना, ये जो हमारा आईपी फ्रेगमेंटेशन जो टेक्निक है, कि बड़े डेटा को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देना, ये डॉस अटैक के लिए ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कैसे कि ये छोटे छोटे, मान लीजिए बहुत बड़ा पैकेट है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट जगह से, मतलब डिफरेंट राउटर से वो क्या कर रहा है, एक सिस्टम में पैकेट्स को खूब सारे फेक पैकेट्स भेजे जा रहा है। अब इससे क्या होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सिस्टम में स्पूरियस डेटास जाएंगे, तो सिस्टम को लगेगा अरे ये तो क्या कहते हैं, खूब सारे डेटा भर भर के सिस्टम को क्या कर देगा, क्रैश कर देगा। तो ये तो इसके फेवर में है ओपन डॉस के, और कॉम्प्लेक्स राउटर भी हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़, इसमें क्या लिखी है, नो ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एक के ऊपर एक MTUs भी आ जाते हैं। हाँ, कभी एक के ऊपर एक MTUs भी आ जाते हैं। MTUs मतलब डेटाज आ जाते हैं, कभी पार्शली आ जाते हैं या कभी कभी ऊपर एक के ऊपर एक आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, डेटा कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है नेटवर्क में, कभी पार्शली आ जाएंगे, कभी पार्शली आ जाते हैं, कभी कभी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं। तो जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है कि नो ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, ऑप्शन होगा डी, ठीक है, ऑप्शन होगा डी। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स राउटर हो जाते हैं, पहला पॉइंट, और दूसरा क्या है, ये प्रोवाइड कर रहा है, डॉस अटैक को क्या कर रहा है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है करने के लिए, हाँ, हेल्प कर रहा है। ओके, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ओके, चलिए रहा है क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है द एड्रेस फील्ड ऑफ लिंक लिस्ट। एड्रेस फील्ड ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, उसके बारे में बोल रहा है। ऑप्शन ए कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कंटेन, ऑप्शन ए एकदम सही है, कंटेन करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस फील्ड। हाँ, मे कंटेन नल कैरेक्टर, ज़रूरी नहीं है। मे कंटेन नल कैरेक्टर्स, नहीं। कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर, नहीं, पॉइंटर का नहीं, नोड का रखता है। ऑप्शन ए बी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए एकदम सही है। एक लिंक लिस्ट है, हाँ, एक लिंक लिस्ट है, इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में एक ये इस टोटल को कहते हैं नोड, ठीक है, नोड कहते हैं पूरे को। और इस नोड में एक होता है एड्रेस पॉइंटर, जो एड्रेस रखता है इसका, नेक्स्ट नोड का, इस नोड का एड्रेस रखता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या रखता है, इन्फो या डेटा, इन्फो डेटा पेलोड, जो भी बोलिए, इन्फो डेटा पेलोड, पेलोड मेन डेटा जो रखता है, ठीक। और ये क्या रखता है, यहाँ पे हर जगह सब में, हर में क्या होता है, एक डेटा होता है, एक इन्फो एड्रेस होता है, एक डेटा होता है, एड्रेस होता है। और हर एड्रेस जो पॉइंटर है वो क्या क्या किसका एड्रेस रखता है, नेक्स्ट नोड का।
नेक्स्ट नोड का। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए, ठीक है, ऑप्शन रखा है ए, नेक्स्ट नोड कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m एंड n रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू वर्स्ट केस इन मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम विल बी। आपको दिया गया है एक दो सॉर्टेड लिस्ट है, दो सॉर्टेड लिस्ट है, एक की साइज़ है m और एक की साइज़ क्या है n। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितनी होनी चाहिए वर्स्ट केस में अगर हम लोग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ करिए मेरे पास दो लिस्ट है, हाँ, दो लिस्ट है, ठीक है, दो लिस्ट है। लिंक्ड लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। लिंक्ड लिस्ट भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, और क्या हो सकता है, आप लिस्ट भी ले सकते हैं, नॉर्मल एरे भी ले सकते हैं। 1 2 3 4। सपोज़ करिए कि एक केस 1 में एक लेता हूँ, केस 1, ठीक है। सपोज़ करिए दो सॉर्टेड लिस्ट है, एक की इसकी साइज़ कितनी है, m है, ठीक है, m कितनी 1 2 3 4 5, साइज़ कितनी है 5। और एक मैं सॉर्टेड लिस्ट ले लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ 1 3 5 6 7, ठीक। और एक सॉर्टेड लिस्ट ले लेता हूँ 2 4 8 9, ठीक है। ये दो सॉर्टेड लिस्ट है। इनको क्या करना है, हमको सॉर्ट करना है और इसमें बताना है कि क्या होगा हमारा वर्स्ट केस नंबर ऑफ़ कंपैरिजन बताना है हमको वर्स्ट केस सिनेरियो में। ये केस मैं ले रहा हूँ जिसमें क्या है कि ये वाली जो लिस्ट है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और इसमें कम है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कंपेयर करने के लिए हम एक मर्ज सॉर्ट में एक चीज़ अप्लाई करेंगे कि जो भी हमें दिया गया है, जितने भी नंबर दिया गया है उसमें एक सेंटिनल नंबर या एक इनफाइनाइट नंबर ऐड कर लेंगे दोनों में। ये इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट में अगर जब भी ऐसा कुछ होता है जिसमें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम ज़्यादा होते हैं तो ये यूज़फुल होंगे हमारे लिए सेंटिनल वैल्यूज़। क्यों, अभी देखिए क्यों यूज़फुल होंगे। देखिए अब इसमें मैं कंपेयर करूँगा, देखिए कैसे 1 का 2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमें सॉर्ट करना है ना कंपैरिजन, अब लिखते जाइए। ये लाइंस हमको बता रही है कि नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितने होंगे, ठीक है, नोट करिएगा। 1 2 सॉर्ट किया, जो छोटा है उसे लिखिए 1, ठीक है। अब छोटा कौन था 1, मैंने लिख दिया। अब 2, जो छोटा नहीं है जो बच गया 2 और 3 से कंपैरिजन करेंगे। 2 और 3 से कंपैरिजन किया, जो छोटा है उसे लिख दीजिए 2। 3 और 4 से कंपैरिजन करिए। 3 और 4 से जब मैंने कंपैरिजन किया, मैं मर्ज सॉर्ट की तरह कर रहा हूँ, ठीक है। 3 और 4 से मैंने कंपेयर किया, ठीक है। कौन छोटा है 3, ठीक है। 3 और 4 से मैं कंपैरिजन करूँगा, 3 और 4 से कंपैरिजन किया, कौन छोटा है 4, ठीक। 5 और 8 से कंपेयर किया, 5 और 8 से कंपेयर किया, कौन छोटा है 5, ठीक है। अब 5 जो छोटा था तो 5 को अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंटर पे, ठीक है। 5 के नेक्स्ट पॉइंटर पे लेंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। 6 और 8 में कौन छोटा है, 6 और 8 में जो छोटा है 6 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये छोटा था 6 ले लिया, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए 7 और 8 में कौन छोटा है 7 ले लिया, ठीक है, 7 लिख लिया। अब देखिए 7 लिख लिया। अब यहाँ आगे अगर हम इन्फिनिटी नहीं लगाते, तो हमें क्या करना पड़ता, ये 9 को क्या करना पड़ता, यहाँ पे आगे हमें कॉपी करना पड़ता, हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। अब ये इन्फिनिटी जो हमने ऐड किया है, ये सेंटिनल वैल्यू जो हमने ऐड की है दोनों एरे में, अब ये हमको कंपैरिजन करने में हेल्प करेगी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये हेल्प करेगी हमको कंपेयर करने में, ठीक है। अगर हम इसको ऐड ना करते तो जो बर्डन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस एरे में बहुत ज़्यादा थे और इसमें कम थे, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे इन दोनों को, अगर हम ये सेंटिनल एलिमेंट्स नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी का कोई प्रैक्टिकल कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इन्फिनिटी को लिखेंगे कैसे, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर लिख लीजिए, 999 मान लीजिए, 999999, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए इन्फिनिटी को, ठीक है। अब ये हमेशा कंपेरेबल है, ठीक है। अब इसे कंपेयर कर लीजिए। अब ये 9998 से कंपेयर किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, हाँ। कौन छोटा आएगा 8 आएगा। अब देखिए जितने भी लिस्ट हैं सबको हम लोग पूरे एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। अब इन्फिनिटी के साथ 9 का कंपेयर करेंगे, 9 का कंपेयर किया, कितना आया हमारा आया
9, क्योंकि ये 9 इन्फिनिटी से 9 का जब भी कंपेयर करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। हाँ, छोटा कौन आएगा? 9 आएगा, और इन्फिनिटी हमेशा ही बड़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से करेंगे, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इनको 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट थे? 6। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिखे? 6। 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 5। और कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए? 1, लाइन गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया? 10। यानी कि इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं m प्लस n माइनस 1, यानी कि या आप ये लिख लिए 6 प्लस 5 माइनस 1 आएगा 10। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या? केस 2, जब हम दोनों के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5। अब क्या है? अब हम लोग ले लेते हैं 6 7 8 9 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं एक इन्फिनिटी सेंटिनल वैल्यूज़। ठीक है, 1 6 का कंपेयर करते हैं। 1 6 का जब भी कंपेयर करेंगे तो कौन छोटी वैल्यू आएगी? 1। 2 6 का कंपेयर करेंगे, कौन छोटी वैल्यू आएगी? 2। 3 6 का कंपेयर करेंगे, किसकी कौन सी छोटी वैल्यू आएगी? 3। 4 6 का कंपेरिजन करेंगे, 4 6 का कंपेरिजन करेंगे तो कौन छोटी वैल्यू आएगी? 4। 5 6 का कंपेरिजन करेंगे तो कौन छोटी वैल्यू आएगी? 5। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं इन्फाइनाइट नहीं रखता तो 5 तो अब एंड हो गया था एरे का। अब मैं किससे कंपेयर करता? हमें कॉपी करना पड़ता, और कॉपी करते तो हमें नंबर ऑफ कंपेरिजन पता ही नहीं चलता कि कैसे हो रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ कंपेरिजन पता ही नहीं चलता कैसे हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग अब इन्फिनिटी बहुत बड़ा प्रैक्टिकली बहुत बड़ा नंबर होता है। सपोज कर लीजिए 9999999 कुछ ऐसा बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन आएगा? 6 आएगा। हाँ, इसका 7 के साथ करेंगे तो कौन आएगा? 7 आएगा। इसके साथ करेंगे 8 के साथ 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी का इन्फिनिटी आएगा। तो अब गिनिए कितने कंपेरिजन हुए? 1 2 3। सबके साथ कंपेरिजन करिए, कितना आएगा? 1 2 हाँ 1 2 3 4 5 5 6 के साथ किया, 5 तो हो गया, 6 के साथ किया, 7 के साथ किया, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ, 11 के साथ। टोटल कितने हो रहे थे? 12। टोटल कितने हुए? 6 और 6, 6 और 6। ये कितना है? ये m साइज़ का है और ये n साइज़ का है। और टोटल कंपैरिजन कितने हुए? टोटल हुए कंपैरिजन 11। तो यानी कि m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 11। ठीक है, 11। अब एक केस और ले लेते हैं, एक केस लेते हैं जिसमें कि ये क्या है? एक केस हम और लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में क्या है कि जो दूसरा पहला वाला जो लिस्ट है वो बड़ा रहेगा, 1 2 3 1 3 5 7। और दूसरा वाला क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 4 6। इन्फाइनाइट सेंटिनल एलिमेंट्स जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करके देखिए, 1 2 कौन छोटा है? 1, गिनते रहिए। 2 3 कौन छोटा है? 2। 3 4 कौन छोटा है? 3। 4 5 कौन छोटा है? 4। 5 6 कौन छोटा है? 5। 6 7 कौन छोटा है? 6। अब देखिए, अब ये 6 7 और ये बच गया और ये बच गया। अब किससे कंपेयर करता? अब कोई नंबर बचा नहीं, इसलिए मैंने सेंटिनल एलिमेंट्स जोड़े थे इन्फाइनाइट। 7 इन्फाइनाइट कौन छोटा है? 7। इन्फाइनाइट कौन छोटा है? कोई नहीं, इन्फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, कितना टोटल एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कितने हो गए टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना कंपैरिजन कर पाए? 8। टोटल कितने थे? 5 + 9, 5 + 4 - 1, कितने कंपैरिजन आए? 8। ये m है, ये n है, ये 1 है, कितना आया? 8। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना निकला? m + n - 1। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी। ठीक है, m + n - 1। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114
क्वेश्चन नंबर 114 क्या बता रहा है आपको, पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी स्टार विल बी, कॉम्प्लीमेंट है ए स्टार ए प्लस बी स्टार होल स्टार। तो ए प्लस बी होल स्टार अगर आपको दिया गया है और बोला जा रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा इसका, मान लीजिए ये हमारा है डी एफ ए कॉमा बी, ये एक्सेप्ट कर रहा है क्या, सारे लैंग्वेजेस को ए कॉमा बी, ठीक है, सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ये हटाना होगा, ठीक है, ये हटाना होगा, मुझे फाइनल स्टेट को हटाना होगा ए कॉमा बी। तो ये क्या कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 5, ठीक है, इसका आंसर होगा 5। इप्सा नल या इप्सा नल नहीं होगा, ठीक है, नल नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। अच्छा नल, हाँ नल नहीं होगा, ए कॉमा बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए 5, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, क्वेश्चन नंबर 115 आपसे पूछा जा रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रा दिया गया है 1 + 1 + 1 + डॉट 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 800 टाइम्स लिखा गया है इसको, ठीक है, 800 टाइम्स 1 + 1 लिखा गया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम सब जानते हैं कि 1 + 1 कितने भी टाइम्स लिखा हो बुलियन अलजेब्रा में, जितने भी टाइम्स ऐड होगा वो कितनी वैल्यू देगा, 1 ही देगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा ए 1, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोलता है कि इन ए पर्टिकुलर सिस्टम इट इज़ ऑब्जर्व दैट द कैश परफॉर्मेंस गेट इम्प्रूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लॉक साइज ऑफ कैश, द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड दिस, द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड दिस। आपसे बोला क्या जा रहा है कि एक कैश की जो परफॉर्मेंस है, एक किसी सिस्टम में देखा जा रहा है कि कैश की जो परफॉर्मेंस है कैश मेमोरी की, वो इम्प्रूव हो रही है किसकी वजह से, इंक्रीज़ करने पर ब्लॉक साइज़ ऑफ द कैश। तो इसका प्राइमरी रीज़न क्या है, क्यों वो किस तरीके से वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, इम्प्रूव कैसे हो रही है। देखिए कैश होता है एक कुछ मेमोरी होती है कैश में, छोटी सी मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है, और होता है यहाँ पे क्या, होता है रैम और ये होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, जो होता है हार्ड डिस्क रैम, और ये होता है सीपीयू, मान लीजिए सीपीयू है, ठीक है। सबसे फास्ट आपका होता है सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स जो होते हैं, फिर होता है कैश, फिर होता है रैम, फिर होता है आपका हार्ड ड्राइव या जो भी लार्ज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। यहाँ से जो भी चीज़ आती है रैम से उठ के वो चली जाती है कैश में, ठीक, कैश में जाती है, और कैश में मान लीजिए कोई डेटा है 1 2 3 4, और सीपीयू क्या करता है, इनसे जल्दी कैश और सीपीयू के बीच में जो स्पीड होती है लगभग ऑलमोस्ट सेम टाइप की होती है, इनसे वो डेटा तुरंत जल्दी लेता है, ठीक है। तो अगर कैश में कोई डेटा है जो कि सीपीयू को चाहिए यूज़ करने पर, अगर सीपीयू कोई डेटा यूज़ कर रहा है और कैश में वो अवेलेबल है, तो इस केस में हम उसको कहते हैं हिट, और अगर कैश में अवेलेबल नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं मिस, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर वो कैश की मेमोरी या कैश के ब्लॉक साइज़ वो इंक्रीज़ करेगा 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इंक्रीज़ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मैंने अगर कैश की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दी, तो अगर सीपीयू उसमें से कोई डेटा फेच करने की कोशिश करेगा 1 to 7, अब ज़्यादा डेटा यहाँ पे आ गया ना, पहले क्या थे 1 to 4 थे, कम डेटा यहाँ पे स्टोर हो पा रहे थे, तो ज़्यादा चांसेस थे कि वो मिस करे, ज़्यादा चांसेस थे कि डेटा वो सीपीयू जो डेटा सर्च कर रहा है वो मिस करे। अब यहाँ पे डेटा सेट किसका, यहाँ पे जो डेटा सेट बन रहा है 1 to 4 का बन रहा है, और यहाँ डेटा सेट कितने का बन रहा है, यहाँ पे डेटा सेट बन रहा है 1 to 7 का, हाँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हिट रेट ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे डेटा ज़्यादा अवेलेबल है और यहाँ डेटा कम अवेलेबल है। सीपीयू अगर इसमें से कोई डेटा लेने की कोशिश करेगा तो इसमें ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, तो इससे क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा मिस रेट, मिस रेट, ठीक है। इससे मिस रेट रिड्यूस होगा और हिट रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, रिड्यूस होगा मिस रेट जो है आपका डिक्रीज़ होगा और हिट रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
अब ये वर्क करती है किस पे, लोकेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी पे डिपेंड करती है। लोकेलिटी क्या होती है, दो टाइप की प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी होती है, एक होती है टेम्पोरल, एक होती है स्पेशल, ठीक है, स्पाशियल, ठीक, दो तरीके की लोकेलिटी होती है। टेम्पोरल लोकेलिटी क्या बोलती है कि अगर कोई डेटा एक बार एक्सेस किया गया है, एक टाइम एक बार अगर कोई डेटा एक्सेस किया गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको फिर से एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, अगेन उसको एक्सेस किया जाएगा। टेम्पोरल लोकेलिटी हमारा ये बोलती है। और स्पेशल लोकेलिटी क्या कहती है कि अगर कोई डेटा क्या गया है एक बार एक्सेस किया गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके डेटा सेट में, मान लीजिए उसका बीच आसपास कोई डेटा सेट है, ठीक है, आसपास कोई डेटा सेट है, मान लीजिए एक डेटा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, तो उसके आसपास के डेटा सेट को भी या डेटास को एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी। एक्सेस करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो लोकेलिटी है टेम्पोरल लोकेलिटी, कि अगर कोई डेटा है जैसे कि 1, हाँ, अगर 1 कोई डेटा है जो कि एक बार यूज़ हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसको फिर से यूज़ किया जाए, हाँ, ये कहती है हमारी टेम्पोरल लोकेलिटी। और स्पेशल लोकेलिटी क्या कहती है कि अगर कोई डेटा है उसके साथ अगल बगल में जितने भी डेटा सेट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके आसपास जितने भी नियर बाय उसके जितने भी डेटा सेट हैं या डेटा एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेट को बड़ा करेंगे, मतलब कि कैश मेमोरी का या प्रिंसिपल कैश मेमोरी को अगर हम बड़ा करते हैं, ब्लॉक साइज़ को बड़ा करते हैं, तो जो आसपास जितने भी उसके डेटा हैं उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ होने की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा, मिस रेट कम होगा, हिट रेट ज़्यादा होगा, हाँ, मिस रेट कम होगा और हिट रेट ज़्यादा होगा। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि प्रोग्राम जो एग्जिबिट करता हो स्पेशल लोकेलिटी, इसका रीज़न क्या है कि जो प्रोग्राम एग्जिबिट कर रहा है स्पेशल लोकेलिटी, वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा क्या, परफॉर्मेंस ऑफ कैश की परफॉर्मेंस क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। किसकी वजह से, स्पेशल लोकेलिटी की वजह से। क्योंकि स्पेशल लोकेलिटी की वजह से क्यों करेगा, क्योंकि उसके आसपास के जो एलिमेंट है, जो डेटा सेट है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो जो आसपास की डेटा है वो कैश मेमोरी में ज़्यादा स्टोर हो पाएंगे और सीपीयू जल्दी क्या कर पाएगा, फ्रिक्वेंटली उसे क्या कर पाएगा, फेच कर पाएगा। अगर वो छोटे होते तो जल्दी फेच नहीं कर पाता क्योंकि डेटा सेट में ज़्यादा एलिमेंट ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 को अगर वो करेगा, फेच करने की कोशिश करेगा, वो तो मिस दिखाएगा तो क्या करेगा, वो इधर जाएगा, इधर जाके सर्च करेगा, इधर जाकर रैम में सर्च करेगा। हाँ, और वही चीज़ अगर मैं कैश मेमोरी, अगर कैश की जो ब्लॉक साइज़ अगर मैं उसे इंक्रीज़ कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7, अब वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ़ डेटा, यहाँ पे डेटा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो तुरंत वो क्या करेगा, डेटा को फेच कर लेगा। तो स्पीड इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी क्या, कैश की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। तो और ये कौन बात करता है, ये बात करता है स्पेशल लोकेलिटी। जो भी उसके नियर बाय एलिमेंट्स हैं वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं यूज़ करने के, यूज़ होने के। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑप्शन होगा डी, ठीक है। प्रोग्राम एग्जिबिट स्पेशल लोकेलिटी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, आपका क्वेश्चन है 170 किस फॉलोइंग स्टेटमेंट से। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, स्टारवेशन से। स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें कि किसी प्रोसेस को इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। हो सकता है किसी उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत हो या कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया हो बीच में, जिसको उसे छोड़ के हम लोग उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करने लगते हैं। तो नॉर्मली ये आपको एसजेएफ में आपको देखा जा सकता है स्टारवेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। एक तरीके की एसजेएफ क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। इसमें दिया जाता है प्रोसेसेस को हम लोग प्रायोरिटीज़ देते हैं कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, ये प्रोसेस पहले का एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोसेस उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। एसजेएफ में हम लोग प्रायोरिटीज़ देते हैं
और वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद होता है FCFS या राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है अराइवल टाइम पे, और ये डिपेंड करता है SJF डिपेंड करता है हमारे बर्स्ट टाइम पे। ठीक है, SJF हमारा या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग डिपेंड करता है या तो हम लोग उसमें कोई प्रायोरिटी दें या वो डिपेंड करेगा किस पे, बर्स्ट टाइम पे। और ये FCFS और राउंड रॉबिन क्या होते हैं, नॉन प्रिम्प्टिव होते हैं। FCFS हमारा राउंड नॉन प्रिम्प्टिव होता है, प्योरली नॉन प्रिम्प्टिव होता है। ये भी होता है, ये प्रिम्प्टिव होता है। ठीक है, राउंड रॉबिन क्या होता है, प्रिम्प्टिव होता है। और FCFS क्या होता है, नॉन प्रिम्प्टिव। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है हमारे अराइवल टाइम पे भी, कब प्रोसेस अराइव किया है हमारे रेडी क्यू में। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें जो है FCFS में आपका स्टारवेशन की कंडीशन अराइव नहीं होती है, प्रायोरिटी और SJF में अराइव होती है। तो हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट, बाय यूजिंग SJF, मतलब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी, नहीं, पहले वाले से नहीं हो सकती है। सेकंड का है बाय यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी, हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से हम स्टारवेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी। क्या है, ओनली टू ओनली। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्या है, पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम रिड्यूस। पेज फॉल्ट की जो फ्रिक्वेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिड्यूस्ड व्हेन पेज फॉल्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेज फॉल्ट के बारे में। क्या होता है पेज फॉल्ट में, क्या होता है कि जो कैश मेमोरी होती है, हाँ, कैश मेमोरी जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, ब्लॉक साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि, यानी कि ब्लॉक साइज़ इंक्रीज़ करने का क्या मतलब, उसमें पेजेस एक्स्ट्रा कर देना, मतलब इंक्रीज़ कर देना, पेजेस बढ़ा देना। हाँ, तो उससे क्या होता है कि डेटा जो है, हीट रेट उसका बढ़ जाता है और मिस रेट क्या होता है, घट जाता है। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है इसमें, पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि मिस रेट। पेज फॉल्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, मिस रेट। पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंसी इन अन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिड्यूस्ड व्हेन, वो कम हो जाएगी, कब होगी, वो रिड्यूस्ड कब होगी, प्रोसेस टेंड टू बी आयो बाउंड, प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट पे बाउंड हो, नहीं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, हाँ, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज़ एप्लीकेबल टू द प्रोसेस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या हो, एप्लीकेबल हो जो दिए गए प्रोसेस पे। साइज़ ऑफ पेज रिड्यूस, भाई साइज़ ऑफ पेज रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट ज़्यादा होगा ना, पेज फॉल्ट ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा, मिस रेट ज़्यादा होगा, हिट रेट नहीं ज़्यादा होगा, मिस रेट ज़्यादा होगा। तो सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। प्रोसेस टेंड टू बी CPU बाउंड, CPU के बाउंड, प्रोसेस टेंड होना चाहिए, टेंड्स टू CPU बाउंड, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है, बी होगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज़ एप्लीकेबल, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एप्लीकेबल होना चाहिए टू द प्रोसेस, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एप्लीकेबल होगा टू द प्रोसेस। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 119 में दिया गया है 5 - 2 - 3 मर्स्टार -2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये इक्वल है 18 के। ये बोला जा रहा है इक्वल है 18 के। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है कि इस जगह पे आपको 5 होना था। ठीक है, इस जगह पे आपका 5 होना था, तब ये एक्सप्रेशन सही होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 5 होता तो आपका ऑप्शन 3 होता। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही होता, ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे होता देख लीजिए, 5 - 2 - 3 स्टार 5 - 2। ठीक है, और इसमें दिया गया है ऑप्शन सी में, माइनस इज़ राइट एसोसिएटिव एंड माइनस हैज़ अ प्रेसिडेंट ओवर स्टार, यानी कि माइनस पहले एग्जीक्यूट हो, मतलब कैलकुलेट हो रहा है, स्टार बाद में। और माइनस क्या है, राइट एसोसिएटिव है, यानी कि राइट से लेफ़्ट जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों पहले होंगे। ठीक है, ये दोनों होंगे, फिर ये दोनों होंगे। ठीक, राइट एसोसिएटिव है, पहले ये होगा, फिर ये दोनों पूरा होगा, फिर ये होगा, ये मतलब कि पूरा राइट से चलेगा लेफ़्ट तक, फिर स्टार मल्टीप्लाई होगा। तो इसे अगर मैं करता हूँ क्या आएगा, -1 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट स्टार, ये कितना आएगा 3, और इसको करता हूँ तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, जो कि इक्वल होगा 18 के। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और इसमें सभी को नंबर दिया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है जिसमें गड़बड़ है, क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ पहले ही,
क्वेश्चन नंबर आपका 112, ठीक है, 112। यहाँ पे डी अगर होता तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सी होना चाहिए, बी नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए 112 में, ठीक है। बोथ ए एंड सी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं ऑप्शन ए के साथ गया हूँ, ठीक है। और आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 120, क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा रिक्वायर्स मिनिमम डैश नंबर ऑफ स्टैक। देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टैक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, स्टैक की ज़रूरत नहीं होती है, पीडीए में स्टैक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर यहीं पे पीडीए होता तो हम लोग लिखते कि 1 स्टैक, और अगर ट्यूरिंग मशीन या लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता तो 2 स्टैक लिखते हैं, ठीक है। पीडीए होता तो 1, ट्यूरिंग मशीन या लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा तो 2, और फाइनाइट ऑटोमेटा में एक भी नहीं, यानी कि ऑप्शन बी 0 स्टैक्स। यहीं पे आपका एसटीए का पेपर ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में एनाइलेट के, ठीक। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।